नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की। ये संख्या और बढ़ करके मुझे लगता है कि लगभग 76,000 से ऊपर जा रही है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये 76,000 परिवार अब तक आवास से वंचित थे और इतने परिवारों के जीवन में व्यापक खुशहाली लाने का कार्य इस योजना ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के सहयोगी के रूप में मुख्यमंत्री आवास की योजना हर एक गरीब के हर एक गांव की तस्वीर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके, इस विश्वास के साथ मैं ग्रामीण विकास विभाग को योजना के प्रति रुचि लेने, हर पात्र व्यक्ति को इसका लाभ देने, क्योंकि मैं देख रहा था आपदा से प्रभावित लोगों का, आपदा में कहीं बाढ़ आती थी, कई अग्निकांड के शिकार लोग हो जाते थे, किसी अन्य अतिवृष्टि के कारण या किसी अंधड़ के कारण बहुत बार लोगों के मकान और झोपड़ियां टूट जाती थी या मकान उनके क्षतिग्रस्त हो जाते थे, उन्हें फिर से मकान नहीं मिल पाते थे। जो मुआवजे की राशि मिलती थी बहुत छोटी सी मिल पाती थी, तात्कालिक मिल पाती थी। वह बेचारा जीवन भर की पूंजी से मकान बनाता था, मकान आपदा का शिकार हो जाता था और एक बड़ी संख्या में आपदा के शिकार लोगों को भी यह सुविधा प्राप्त हुई है। मैं लाभार्थियों को 21,500 से अधिक लाभार्थियों को आज जो सुविधा प्राप्त हो रही है उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। उम्मीद करूंगा इस राशि का उपयोग आप मकान बनाने में ही खर्च करेंगे। अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए, शासन की योजनाओं से जुड़ करके, अलग अलग प्रकार की योजनाएं जो शासन की योजनाओं से जुड़ करके आप अपने जीवन में व्यापक खुशहाली लाने का कार्य करेंगे। और अगर गरीब के चेहरे पर खुशहाली है तो फिर समाज और अंततः पूरे देश की खुशहाली वो बनती है। वह कार्य हम सब करेंगे। आप सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं और प्रशासन से जो हमारा जिले के हमारे जिलाधिकारीगण, मुख्य विकास अधिकारीगण और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं, सबसे कहूंगा कि ये केवल आवास योजना तक सीमित न रहे बल्कि सभी प्रकार की योजनाओं को हम इन गरीबों को जोड़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से ग्रामीण विकास विभाग को इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए हृदय से साधुवाद देते हुए विश्वास करूंगा कि हम अन्य गरीबों तक भी इस योजना को शीघ्र पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। विभाग का साथ इस कार्यक्रम के लिए इंडियन बैंक ने दिया है बखूबी और इनके जीएम श्री रविंदर सिंह जी यहाँ पे हैं और उनकी टीम डीजीएम और एजीएम की भी यहाँ पर उपस्थित है सर। इन्होंने आश्वस्त किया है कि जिन लाभार्थियों का खाता इंडियन बैंक में है उनके खाते में ये पहली किस्त की धनराशि पहुंच चुकी होगी या आधे घंटे में पहुंचेगी। शेष जो अकाउंट होल्डर्स हैं किसी भी बैंक के, उनके खाते में 3 से 4 घंटे के अंदर ये पैसा पहुंच जाएगा, ये इनका आश्वासन है सर। मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय राज्य मंत्री जी से धन्यवाद ज्ञापन के लिए। पूज्य मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी, अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय, अन्य सभी उपस्थित अधिकारीगण, आज के इस अत्यंत पुनीत मानवीय संवेदनशील कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं आज के अवसर पर यह जरूर अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सभी ने देखा है किस प्रकार से 2011 का जो सर्वे रहा वो सर्वे ही मनमानी एवं पक्षपातपूर्ण रहा। अगर वो सर्वे उस समय के लोगों ने सही किया होता तो आज इस प्रकार संवेदनशील भाव से आप उत्तर प्रदेश के सभी बेसहारा लोगों को पक्का आवास दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी ने इस लक्ष्य को पूरा किया होता। अपने 3 वर्षों के कार्यकाल में 30 लाख आवास, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 14,61,000 से अधिक। यह कीर्तिमान तब है जब 12 से 17 तक जो सरकार ने काम किया उस सरकार ने आवास के नाम पर, मुख्यमंत्री लोहिया आवास के नाम पर उन लोगों ने भारी लूट किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक पुरस्कार घोषित हो। मैं तो अनेक जनपदों में जाता हूं और ये चैलेंज करता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी अगर कोई एक भी लोहिया आवास, जिसमें 3,15,000 रुपया दिया जाता था, एक भी लोहिया आवास अगर कंप्लीट हुआ दिखे तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए आश्चर्य का विषय होगा। और आपने जो 14,61,000 आवास दिए, मैं अपने सभी विभाग के लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। एक एक जनपद में एक एक आवास के बारे में जानकारी, अगर 8 आवास इनकम्प्लीट है तो क्यों है
एक एक के बारे में हिसाब किताब है और हमारे अधिकारी रुचि लेकर के एक एक आवास को आपके निर्देश से पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो 50,740 लोगों ने जिन्होंने आपके इस अभियान में अपना आवास बना लिया है, पहली बार इस सर्दी में अपने घरों में रह के गर्मी का अनुभव ले रहे हैं और आपके लिए अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज के अवसर पर आपने जिस प्रकार से एक मुख्यमंत्री आवास योजना, हम लोग अनधिक से लोगों को देखते हैं आवास घर जल गया। मैं अपने क्षेत्र में एक हेमा मालिनी राजभर हैं, उनका घर जला और 4 महीने में उनके पास पैसा चला गया, जो घर बना के उसमें रह रहे हैं। एक रिक्शा चालक की दुखद मृत्यु हो गई सुरेंद्र राजभर की, उनको भी आवास मिल गया, उनका भी आवास बना हुआ है। मैं आपके संवेदनशील कार्य के लिए और लोकतंत्र की मूल भावना को चरितार्थ करने के लिए। चलिए बुलेटिन का रुख कर लेते हैं, खबरों की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार और किसान संगठनों के बीच बुधवार को एक बार फिर कृषि कानूनों के मसले पर चर्चा होने जा रही है। पिछले करीब 1 महीने से दिल्ली की सर्दी में बॉर्डर पर बैठे किसान अपनी जिद पर अड़े हैं और कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने किसानों से वार्ता करने को कहा और दिक्कतों को दूर करने का आश्वासन दिया है। अब दोनों ही पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े हुए हैं। ऐसे में बुधवार की बैठक में क्या होता है, इस पर देश की निगाहें हैं। सरकार और किसानों के बीच अब तक 6 दौर की चर्चा हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। बीच में कुछ वक्त के लिए बातचीत का सिलसिला रुका, लेकिन अब फिर शुरू हो रहा है। बुधवार को दोपहर 2 बजे सरकार ने करीब 40 किसान संगठनों को विज्ञान भवन में बातचीत का न्योता दिया है। ये वही संगठन है जिनसे अब तक चर्चा होती आई है। पहले ये बातचीत 29 दिसंबर यानी कि आज होनी थी, लेकिन सरकार ने एक दिन वक्त आगे बढ़ा दिया। किसान संगठनों की ओर से लगातार तीनों कानून वापस लेने की मांग की जा रही है और सरकार से उनके एजेंडे पर चर्चा करने को कहा जा रहा है। इस बार बातचीत से पहले किसानों ने मुख्य रूप से 4 मुद्दों पर फोकस करने के लिए पहले ही कह दिया है। बाईस दिन बाद में एक टेबल पर बैठेंगे। मास्टर जहां पर छोड़ कर गया था वहां से फिर शुरुआत होगी। हाँ, 22 दिन का कोर्स तो पूरा करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ा है कि छुट्टी काटेंगे मास्टर जी और फिर आकर फिर आगे से पढ़ाना शुरू करेंगे। जहां छोड़ कर गए थे वहां से शुरुआत होगी। बिल 3 बिल है। एक बैरिकेड है, ये टूटेगा जब ही दिल्ली और गांव जुड़ेंगे। ये बैरिकेड है तो तोड़ना पड़ेगा। तो बैरिकेड किसकी तरफ से सरकार ने लगा रखे, यहाँ देख लो या बिल्लू में देख लो, सरकार की तरफ से बैरिकेटिंग है। हाँ, हटाना सरकार को पड़ेगा। दिल्ली जाने का रास्ता सरकार हटाएगी। हाँ, गांव जब ही दिल्ली जा सकता है जब सरकार हटाए। के अलावा अगर वो संशोधन की बात कर रहे हैं बिल के अंदर, नहीं ना, संशोधन पे कोई ये है कि बैरिकेटिंग के कोई ऊपर को चला जाएगा। भाई किले का दरवाजा टूटेगा उसी में को तो जाएंगे। अब नए रास्ते बनाओ, वे नए आओ करें, ऐसे थोड़ा होता है। दिल्ली मेरे साथ कल हो पाएगा कुछ उम्मीद है। हाँ, ये वैचारिक क्रांति है। इस क्रांति को आप बंदूक से दबाओगे तो एक क्रांति चिंगारी बनेगी। आप इसको विचार से इसको आप दबाओगे तो यही आपके जय कार्य करता जाएगा। किसानों की बात है, किसान आ रहा है, देश का किसान, सरकार को मान लेनी चाहिए। तो किसान आंदोलन के बीच अब कल एक बार फिर से दोनों पक्षों के बीच बैठक होने जा रही है। कृषि कानूनों के मसले पर चर्चा होने जा रही है। तो सवाल यही उठ रहा है कि इस चर्चा से किसे क्या कुछ उम्मीद है। हालांकि देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं कि लंबे दौर के बाद एक बार फिर से वार्ता की टेबल पर दोनों पक्ष होंगे। इस बीच किस तरह से क्या कुछ चर्चा रहती है, ये देखने वाली बात रहेगी। लंबे वक्त के बाद ये सिलसिला फिर से शुरू हो रहा है। ऐसे में बुधवार की बैठक में क्या होता है ये काफी अहम रहेगा। आपको ये जानकारी दे दें कि पिछले करीब 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। दिल्ली की सर्दी में बॉर्डर पर किसान बैठे हैं और अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। उनकी बस एक ही मांग है कि आप कानून वापस कीजिए। कानून वापस लेने की मांग लगातार किसानों की तरफ से की जा रही है। हालांकि सरकार ने किसानों से वार्ता करने के लिए कहा है। और इस मसले पर चर्चा के लिए किसान नेता स्वराज सिंह जी इस समय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। स्वराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक लंबे वक्त के बाद एक बार फिर से आप दोनों पक्ष जो है टेबल पर बैठने वाले हैं। वार्ता का दौर एक बार फिर से शुरू होने वाला है। कुछ उम्मीद लग रही है? पहले ही आप 4 जो है अपनी मुख्य मांगे लेकर जा रहे हैं, उन्हीं पर फोकस रहने के लिए कहा गया है। सरकार से क्या कुछ उम्मीद है? धन्यवाद आपके लिए, लेकिन सरकार ज्यादा प्लस में नहीं है। सरकार कह रही है मान ना मान मैं तेरा मेहमान, और पंचों की बात सिर माथे, पतनाला वहीं रहेगा। सरकार जो है
ना तो कृषि एमएसपी को जो है गारंटी कानून बनाने के लिए तैयार है, जी ना किसान आयोग का गठन करने को तैयार है, ना क्रिया विक्रिया पे अनुपात या रेशो बनाने को तैयार है, और ना आयात निर्यात के कानून को सुदृढ़ करने के लिए तैयार है। इन चारों बातों में से एक बात को भी सरकार मानने को तैयार नहीं है अभी तक। तो जब सरकार बातें मानने को तैयार नहीं है सर, तो फिर किस तरह से आप देख रहे हैं कल अगर जो वार्ता होगी तो क्या फिर एक फॉर्मेलिटी है हर बार की तरह, जैसे पहले की वार्ताएं विफल रही हैं, क्या लग रहा है इस बार की वार्ता भी कोई बेनतीजा ही रहेगी? स्वराज जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही नहीं, वार्ता हम तो सकारात्मक हैं जी, और हम ये कह रहे हैं सरकार से कि भाई आगे बारिश भी होगी, क्योंकि माह के महीने में बारिश बहुत होती है, ठंड रात दिन बढ़ती जा रही है, 50 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे शहीद हो चुके हैं अब तक। परमपिता मतलब सरकार ने ऐसी क्या जिद कर रखी है कि जो सरकार एमएसपी को गारंटी कानून बनाने को तैयार नहीं है, ना किसान आयोग का गठन कर। ये सरकार को लोकतंत्र है, लोग की आवाज सुननी चाहिए, लेकिन सरकार लोग की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। सरकार तो ये कह रही थी कि किसान वार्ता को तैयार नहीं है, इसलिए किसानों ने मन बनाया कि हम वार्ता में जाएंगे। आपने मन बनाया है कि आप वार्ता में जाएंगे, और जो आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि आप लोगों को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, इस पर क्या कुछ कहना है? वो तो फिर से एक बार कृषि कानूनों को समझाने में ही लग जाएंगे इस तरह से। नहीं, बरगलाएगा कौन? हमें बरगलाने वाला तो पहले अपने नानी के काम चला गया। ये राहुल गांधी को कहते थे, तो राहुल गांधी तो अपने नानी के काम चले गए। जी सर, अगर सरकार की तरफ से, जी बोलिए। हमें ज्यादातर सरकार ही बरगला रही है। सरकार जैसे हिंदू मुस्लिम में देश को बांटा था, आज सहयोगी किसान और विरोधी किसान में बांट रही है। कुछ अंधभक्त ऐसे हो गए, वो अपना बुरा भला नहीं देख रहे, किसानों के खिलाफ किसानों को खड़ा कर दिया इन्होंने। स्वराज जी, अगर सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया जाता है कि ठीक है हम एमएसपी को लेकर अलग से कानून बनाने के लिए तैयार हैं, तो क्या इसके बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर सरकार ये कहती है कि एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे और किसान आयोग का गठन करेंगे और क्रिया विक्रिया पर कंट्रोल करेंगे और आयात निर्यात का कानून सुदृढ़ करेंगे, तो अपने आप आंदोलन खत्म हो जाएगा। हमें क्या परेशानी है? यानी कि जो 4 मांगे आपकी तरफ से पहले से ही रखी गई हैं, अगर उन चारों पर सरकार राजी हो जाती है तो आपका ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। क्या उसके बाद ये जो अभी कृषि कानून वर्तमान समय में बना हुआ है उसका कोई औचित्य रह जाएगा फिर? अरे ऐसे कानून की जरूरत ही क्या है बनाने की जो हमारी गले में फांसी डाल रहा हो? जी, हम तो ये कह रहे हैं इस कानून को ये रखे, हमें स्वीकार है, लेकिन ये 4 बात कर दें। आयात निर्यात में सही कानून, क्रिया विक्रिया पे कंट्रोल और किसान आयोग का गठन, एमएसपी को गारंटी कानून, ये कर दें, आंदोलन 0 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, उम्मीद लग रही है कि सरकार की तरफ से ये बातें मानी जाएंगी। और अभी तक जितनी बार सरकार ने आपको प्रस्ताव भेजा है, क्या उस प्रस्ताव में इस तरह की कोई भी बात लिखी गई है कि ठीक है हम आपकी मांगों पर ध्यान देंगे? सरकार कह रही है एमएसपी रहेगा, हम लिख के देने को तैयार हैं, एपीएमसी मंडी रहेंगी, हम लिख के देने को तैयार हैं, तुम्हारी कोई जमीन नहीं छीनेगा, हम लिख के देने को तैयार हैं। अरे क्या यार ये बात करते हैं, हमारी जमीन छीनी कौन लेगा भाई? कोई माई के लाल में ताकत नहीं जमीन छीन ले, क्यों छीन लेगा हमारी जमीन? जब तुम्हारी गद्दी कोई नहीं छीनना तो हमारी जमीन कौन छीन लेगा? जी, यह कहती है सरकार। यानी कि गोल गोल बातों को घुमाया जा रहा है। स्वराज जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, इस मसले पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसानों के मुद्दे पर हमारी बातचीत हो रही है और हम आपको जानकारी दे दें कि कल एक बार फिर से वार्ता की टेबल पर दोनों पक्ष बैठेंगे। किसान नेता स्वराज्य लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से संदीप जी इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, कल एक बार फिर से वार्ता शुरू होने वाली है। उम्मीद की जा सकती है कि इस बार की वार्ता जो है वो किसी नतीजे पर पहुंच पाए, पहले की तरह विफल ना रहे। नहीं, देखिए, सरकार कहीं ना कहीं जो किसानों की मांगे हैं, सरकार ने ऑलरेडी उन मांगों पे कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर कहा है कि हम आपकी मांगे मानने के लिए तैयार। अगर आपको लगता है कि इन तीनों कानूनों में किसी भी तरह की कमी है तो आप उस पर आके चल सकते। अब आप कहिए कि नहीं सिर्फ कानून हटाइए, कमी कोई नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई लॉजिक बनता है। और कहीं ना कहीं सरकार ने फिर इसलिए बुलाया है कि अगर कानून में किसी तरह की समस्या है उसमें सुधार करने के लिए तैयार है और कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश है कि किसानों को मनाया जाए। संदीप जी, वो 4 बातों पर पहले से ही फोकस करके बैठे हुए हैं, तो उम्मीद है कि आपको उन 4 मांगों के बारे में भी पता होगा कि वो क्या कुछ चाहते हैं। तो उन 4 मांगों पर ध्यान दिया जाएगा या नहीं? देखिए, सरकार के हाथ में जितना है उतना ध्यान दिया जाएगा। अब आप सरकार के हाथ में तो सब कुछ है सर। सरकार से ऊपर कौन है, आप ये बताइए। सरकार से ऊपर संविधान है और संवैधानिक परंपराओं के हिसाब से सरकार को निर्णय लेना पड़ता है। और संविधान तो ये भी कहता है कि आपको अपने हर नागरिक का ध्यान रखना चाहिए। अब उन्हें तो ये कानून चाहिए ही नहीं और आप वही कानून उन्हें दिए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, संविधान क्या कहता है, आपने बिल्कुल सही कहा कि संविधान ये भी कहता है कि हर नागरिक को उसके जो अधिकार हैं वो दिए जाना चाहिए। लेकिन वो जो अधिकार मांग रहा है, क्या वो अधिकार में आता है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना आपको। शर्जील इमाम की रिहाई मुझे नहीं लगता कि किसानों का अधिकार है, जिनके ऊपर देशद्रोहियों बातों को घुमाइए मत। देखिए, आपने 40 किसान संगठनों को वार्ता के लिए बुलाया है, तो वो शर्जील इमाम की रिहाई पर डिस्कस करने के लिए तो नहीं बुलाया होगा, ये बात आप भी समझ रहे हैं। देखिए, पिछली जो लिस्ट थी उसमें तो जो इनका लेटर था उसमें तो यही पॉइंट थे। और आज भी सरकार इस चीज पे लेके सरकार स्पष्ट कहती है कि भाई आपने कहा एमएसपी आप कंफर्म करिए, सरकार ने काम लिखित में देने के लिए तैयार है। आपने कहा कि आप हमें एसडीएम की जगह कोर्ट में जाने की परमिशन दे दी है, सरकार ने वो भी बात मानी। आपकी देखिए, सरकार ने 29 में से आपकी अधिकांश 27 के करीब मांगे मानी थी, तो सरकार तो झुकी ना। अब आप कहिए कि नहीं, जो संवैधानिक दायरे से बाहर है वो चीजें भी मानिए या आप संविधान ही वापस ले लीजिए। तो देखो, संविधान से ये देश चलता है और संविधान इंटेलेक्चुअल लोग ही बनाते हैं। स्वराज जी, क्या आपने ये मांगे इनके सामने रखी थी कि शर्जील इमाम को रिहा कर दो? अब इनका लेटर देख लीजिए। नहीं, मैं स्वराज जी से पूछ रही हूँ। संदीप जी, ये सवाल किसान नेता जुड़े हैं हमारे साथ, स्वराज सिंह जी, उनसे है मेरा ये सवाल कि आप शर्जील इमाम की रिहाई चाहते हैं स्वराज जी, किसान आंदोलन की आड़ में? नहीं, हम तो जानते ही नहीं कौन है वो। हम तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं उसका। वो तो कह रहे हैं कि शर्जील इमाम की रिहाई मांग रहे हैं किसान, और यही सारी बातें बार बार इनके द्वारा कही जाती हैं। वो इमाम कौन से देश में पैदा हुआ, उसके माँ बाप का नाम क्या है, कहाँ रहता है, क्या है, हमें क्या लेना देना उससे भाई।
अंधे को दो आंख चाहिए। जी हमको एमएसपी गारंटी कानून, किसान आयोग का गठन, खरीद फरोख्त पर कंट्रोल, मतलब 10 रुपए की चीज 1000 में ना बेची जाए ताकि देश महंगाई की मार में ना आ जाए, और आयात निर्यात का सही सिस्टम, ये हमको चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, हमें पता है हमारी सरकार पे पूरा गल्ला नहीं खरीदा जाएगा। जी अब जो प्राइवेट व्यापारी हैं ये क्या हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं देंगे? सबसे नीचे का मूल्य ये लेने का अधिकार नहीं है हमें। और सरकार पे बोझ क्या है, जब हम प्राइवेट व्यापारियों के लिए मांग कर रहे हैं कि वो न्यूनतम से नीचे ना खरीदें, इसमें हर्ज क्या है ये समझाओ हमें। आप तक आवाज पहुंच रही है संदीप द्विवेदी जी? जी बताइए। स्वराज जी की तमाम बातें आपने सुनी होंगी। उन्होंने कहा है दिक्कत कहाँ आ रही है सरकार को, वो बस यही तो कह रहे हैं एमएसपी पर लिखित गारंटी कानून बना दिया जाए। इसके अलावा जिस तरह से आयात निर्यात की जो व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से कर दिया जाए। तमाम व्यवस्थाएं इस समय खराब हो रही है, मंडी व्यवस्था भी खराब हो रही है, उन्हें सुधारा जाए। तो इन सब में दिक्कत कहाँ से आ रही है? नहीं, मुझे लगता है कि यह तो स्वराज जी को इनके आकाओं ने बताया नहीं कि सरकार ने कौन कौन सी बातें मानी है, या जानबूझ के ये मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। भाई सरकार ने जब आपकी 29 में से 27 मांगी, उन सब में ये है, और सरकार ने इन सब पर स्पष्ट कहा है कि ठीक है हम आपको लिखित में देने के लिए तैयार है कि सब हम करेंगे। और रही बात आपने कहा कि सरजील इमाम कौन है, पूछिए अपने आकाओं से जिन्होंने लेटर में 5वीं लाइन लिखी थी कि जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हो, जितने भी लोगों के ऊपर देशद्रोह के केस लगे हैं उन सबको हटाइए। तो मुझे लगता है स्वराज जी पहले एक बार पहले अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर लें और फिर आके बताएं कि गैप कहां पे है। इन सब चीजों को पे सरकार ऑलरेडी अपनी सहमत जता चुकी है, सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। लेकिन अब भी अगर कंफ्यूजन की स्थिति है तो मुझे लगता है कि वो वही है कि एक जिद जबरदस्ती की है। और देखिए किसान नेताओं के नाम पे आज क्या हो रहा है, एक्चुअल में किसान नेता होते थे जब चौधरी चरण सिंह थे, पूरा देश का किसान उनके पीछे चल देता था। आज 600 संगठन है और 600 के 600 संगठन के जो किसान नेता है वो कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक ढूंढने में लगे हैं। ये आप अगर इनको देखिए, अगर किसानों के लिए राजनीति थोड़ी कर रहे हैं, तो किसानों की मंडी सजा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं सरकार को दबाने के लिए इस तरह के स्टेप नहीं ले रहे हैं। ये किसानों को गुमराह करने के लिए दूसरी पार्टियों में अपने राजनीतिक हित संभालने की कोशिश कर रहे हैं, और वही हो रहा है। आज देखिए, आज कहीं ना कहीं जिस तरीके से राकेश टिकैत ने बयान दिया, स्पष्ट हुआ ना, जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह के बेटे ने इन्हीं 3 कानून के आने के बाद ये कहा था कि नहीं 70 साल बाद हम किसानों के साथ न्याय हुआ है। ऐसा क्या हुआ कि 3 महीने बाद वही आपका बयान पलट के अन्याय में बदल गया। तो कहीं ना कहीं वो भी समझना पड़ेगा, सरकार इसलिए झुक रही है कि बेचारे भोले भाले किसानों को ये नेता गुमराह करके उनको भड़का रहे हैं। जिस दिन एक किसान घर पहुंच जाएगा, बाकी को कैसे सबक सिखाना है सरकार बहुत अच्छे से जानती है। जायज बातें सरकार मानने के लिए पहले भी तैयार थी और आज भी तैयार है। लेकिन आप कहिए कि नहीं हम अपनी जिद पे अड़े हैं, तो देखिए सरकार जिद पे नहीं अड़ती है, सरकार की संवैधानिक मजबूरियां होती हैं, और मजबूरियों में और जिद में कहीं ना कहीं सरकार को कैसे गैस निकालना है वो सरकार को बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, तो ये वार्ता जो है किस तरह से आप सफल बना पाएंगे, क्योंकि ये किसान भी अब अपनी मांग पर अड़े हैं और उसी माइंडसेट के साथ ये वार्ता शुरू होनी है। तो फिर अभी से ऐसा लग रहा है सर कि कुछ हो नहीं पाएगा खास कमाल इस वार्ता में भी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सरकार के आगे भी एक बहुत बड़ी दुविधा ये है कि भाई 99% किसान जो इन तीनों बिलों से खुश हुआ, जो गरीब किसान था, जो दबा कुचला और सबसे मजबूर किसान था, चाहे बुंदेलखंड की बात करिए, चाहे मराठवाड़ा की बात करिए, चाहे विदर्भ की बात करिए, चाहे बिहार की बात करिए, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करिए, वो तो खुश हुआ ना कि किसान के आने के बाद। ये नेता आज तक हमें बताते हैं बिहार में और केरल में एपीएमसी एक्ट लागू नहीं है, कितने इन्होंने धरने प्रदर्शन कर दिए। 25 लाख किसान सम्मान निधि से बंगाल में वंचित है, एक शब्द नेताओं से नहीं बोला गया, बस सिर्फ मंडियों के दलालों को लेके बैठे हुए कि भाई सरकार इसको खत्म कर दे। तो कहीं ना कहीं इन्हें समझना चाहिए कि किसानों के हक की पहले आवाज उठाइए, इन दलालों के हक की आवाज उठाने से आपका भला नहीं होगा, और ना आप किसान नेता कहते हैं। स्वराज जी, किसानों के हक की आवाज उठाइए, दलालों के हक की आवाज उठाने से आपका भला नहीं हो पाएगा। नहीं, ये जो मैंने 4 बात कही है दलालों के लिए, ये जो 4 बातें क्या जायज नहीं है? ये क्या हमको इन 4 बातों का अधिकार नहीं है? वो कह रहे हैं कि आपकी 29 में से 27 मांगों को मान लिया गया था, और एमएसपी को लेकर जो शुरू से तकरार की स्थिति बनी हुई थी उसको लेकर भी कह दिया है बीजेपी सरकार ने कि हम लिखित में देने को तैयार हैं। नहीं, लिखित में देने को ये तैयार है कि एमएसपी रहेगी जी, एमएसपी मंडी रहेंगी।
आपकी जमीन को कोई नहीं छीन सकता। ये क्या रहे, कौन माई का लालच जो हमारी जमीन छीन लेगा? जब इनकी गद्दी कोई नहीं छीन सकता तो हमारी जमीन कौन छीन लेगा? एपीएमसी मंडी पहले भी थी, और ये जो एमएसपी है सन 67 से आ रहा है, जो चीज हमें मिल नहीं रही, हमारे हाथ की ना मुंह की, तो फिर उसका फायदा क्या है? हम तो गारंटी कानून की बात कह रहे हैं, ये कह रहे रहेगी रहेगी, हम कह रहे मिलेगी मिलेगी। क्या है ये? ठीक है सर, अब कल एक बार फिर से वार्ता होनी है। उम्मीद करते हैं कि दोनों पक्ष जब एक बार फिर से आमने सामने होंगे तो इस बार किसी नतीजे पर पहुंच पाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि 30 तारीख को एक बार फिर से किसान संगठनों और सरकार के बीच बैठक होने वाली है, और इस बैठक में 4 मांगों को लेकर किसान संगठन जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि इस बार सरकार और किसान संगठनों के बीच बात बन पाए। देखने वाली बात रहेगी कि किस तरह से सरकार इन किसान संगठनों को मना पाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए बुलेटिन में रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शिवसेना सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाला मामले के संबंध में मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने से मना कर दिया है। उन्होंने एजेंसी से 5 जनवरी तक का समय मांगा है। एजेंसी ने तीसरी बार समन देकर उन्हें आज पेश होने के लिए कहा था। इससे पहले 2 बार उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए एजेंसी के सामने पेश होने से मना कर दिया था। पिछले साल सितंबर में आरबीआई ने निकासी सीमा को कम कर दिया था और 4,355 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी के बाद पीएमसी बैंक की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया था। ईडी ने बाद में मामले के संबंध में हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के स्वामित्व वाली 3,830 करोड़ रुपए से अधिक की चल और अचल संपत्ति को जब्त कर लिया था। इसी बीच राउत ने पत्नी को समन भेजे जाने को एक कायरतापूर्ण हरकत बताया था। कम्युनिकेशन तो करना ही चाहिए, चाहे कितने भी मतभेद हो। ईडी जो है इस देश की एक संस्था है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगर कोई सरकार का कागज आता है
तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं खुद लॉ मेकर हूँ, कानून को हम मानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि इस देश में कानून सबसे बड़ा है। चाहे कानून को कोई अपने कब्जे में क्यों न ले या दबाव में क्यों न ले, फिर भी हम लोग कानून को मानते हैं और कानून को मानेंगे, कानून का आदर भी करेंगे। जो बात हमको जनता के सामने रखनी थी वो मैंने कल की पत्रकार परिषद यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बता दी। और भी बहुत बातें मेरे पास है, वो भी मैं धीरे धीरे बता दूँ। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ सबसे पहले मुरारी सिंह हमारे संवाददाता इस समय लाइव जुड़ गए हैं। मुरारी, चंद घंटों में ही संजय राउत की तमाम जो ऐठ थी, हैकड़ी थी, वो लगता है निकल गई है। अब वो समय मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि हमें 5 जनवरी तक का समय दे दीजिए, उसके बाद उनकी पत्नी जाकर पेश होंगी। जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहना है। अगर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर डाले तो संजय राउत काफी आक्रामक थे और लगातार बीजेपी सहित ईडी के ऊपर कई सवाल उठा रहे थे। लेकिन आज जो उनका बयान आया है उसमें काफी नरमी देखी गई है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि देश की सर्वोच्च जो है कि एजेंसी है ईडी, हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन कल जो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से ईडी के नोटिस को चैलेंज किए थे और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि हम अपने बड़े नेताओं से और सहयोगियों से बातचीत करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि ईडी कार्यालय जाना है या नहीं जाना है। वैसा ही हुआ कि आज 12 बजे उन्हें ईडी कार्यालय पहुंचना था, लेकिन देर रात ही पत्र के जरिए ईडी को सूचित किया गया कि वो 5 जनवरी तक की मोहलत चाहती हैं ईडी के समक्ष पेश होने के लिए। ये कहना गलत नहीं होगा, चंद घंटों में ही संजय राउत पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुके हैं। जी बिल्कुल, बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। मुरारी, ये जानकारी भी मिल रही है कि इससे पहले भी समन भेजा गया है वर्षा राउत को, लेकिन वो कभी भी ईडी के सामने पेश नहीं हुई है। देखिए, संजय राउत ने कल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि ईडी ने कई बार पत्र व्यवहार कर चुके हैं। वहीं अब खबर आ रही है कि 2 बार ईडी ने सम्मन जारी किया था, जिस पर वर्षा राउत की सेहत का हवाला देते हुए समन वहां ईडी कार्यालय नहीं पहुंची थी। लेकिन आज जहां उन्हें 12 बजे ईडी कार्यालय पहुंचना था, पहली रात में मंथन हुई और देर रात तक ईडी अधिकारियों को पत्र लिखा गया और 5 जनवरी तक का मोहलत मांगा गया। वहीं जो राज्यसभा सांसद संजय राउत हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो ईडी के उस नोटिस का सम्मान करते हैं, थोड़ा वक्त चाहिए। जी बिल्कुल, वो आप कह रहे हैं, उनके तमाम बयान जो हैं वो भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक अजीब सी बात यह है कि पीएमसी बैंक घोटाले में नाम आया है वर्षा राउत का, और संजय राउत लगातार ये बात कह रहे हैं कि 10 साल पुराना केस निकाला गया है। आखिर सच्चाई क्या है? क्योंकि लगातार जितनी रिपोर्ट्स मिली हैं उसके अनुसार तो पीएमसी बैंक घोटाले में ही वर्षा राउत जो है नामजद हुई हैं। जी पल्लवी, ये कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दें कि मुंबई से सटे ही फार्म हाउस जमीन लेने की बात है। 50 से 55 लाख रुपए जो उनकी फ्रेंड थी वर्षा राउत की, उनके जरिए लिया गया था। इन तमाम मामलों की जांच चल रही है। हालांकि इस मामले में अभी तक संजय राउत ने जो कुछ कहा है, उनका यही कहना था कि यह मामला 10 साल पुराना था। आखिर क्यों? सवाल ये उठता है कि पीएनबी बैंक मामले में देश की बड़ी एजेंसियां जांच कर रही हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, कई लोगों से पूछताछ हुई है और ऐसे में वर्षा राउत का नाम आया है, जिसे लेकर ईडी पूछताछ के लिए बुलाई है। जी बिल्कुल, और लगातार मुरारी जिस तरह से इस तरह की कार्रवाइयां देखने को मिल रही है, उनको देखकर क्या लगता है? क्योंकि ये आरोप लगते रहे हैं बीजेपी पर कि वो इस तरह की संवैधानिक संस्थाओं को जो है अपना हथियार बना रही है। तो क्या वाकई में इन आरोपों में कहीं सच्चाई है? हमेशा विपक्ष के नेताओं और उनके परिवारजनों पर ही ईडी समेत तमाम इन संवैधानिक संस्थाओं की कार्रवाई क्यों देखने को मिलती है? जी बिल्कुल सही करना है पल्लवी। आपको बता दें कि जब शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ इससे पहले सरकार चला रही थी, समय भी ईडी के कई जगह पर छापेमारी हुई थे। कई राजनीतिक नेताओं के यहाँ भी छापेमारी और पूछताछ हुई थी। तब शिवसेना इन चीजों पर बवाल नहीं मचा रही थी। लेकिन आज जब वो केंद्र से अलग हो गई है और केंद्र की एजेंसियां जब इस तरह की कार्रवाई कर रही है, में देश की भावना से कार्रवाई की जा रही है, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत कहा कि बीजेपी के
कितने नेता हैं कि अगर इनकी जांच हो तो 5 साल ईडी के गुजर जाएंगे। सिर्फ ये सरकारी जो है कि दबाव बनाना चाहती है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। जी बिल्कुल मुरारी, और देखिए पिछले 1 साल की अगर हम बात करें तो शरद पवार, एकनाथ खड़से और प्रताप सरनाइक को नोटिस मिल चुका है। इतने बड़े नेताओं को इस तरह का नोटिस मिलना क्या दर्शाता है? क्या वाकई में बहुत कुछ गड़बड़ है? देखिए पल्लवी, ये तो पाना काफी मुश्किल है, लेकिन देश की इतनी बड़ी एजेंसी अगर सम्मन जारी करती है, बुलाती है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। चाहे वो संजय राउत से लेकर के हो, या शरद पवार से लेकर के हो, एकनाथ खड़से या प्रताप, ऐसे तमाम जगहों पर जो छापेमारी हुई है, अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ईडी के पास जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि पीएमसी बैंक घोटाले के मसले में एक बार फिर से वर्षा राउत के नाम आने पर संजय राउत ने अपना बयान जारी किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, इस बार उनका जो बयान है वो बदला बदला नजर आ रहा है। कल जिस तरह से वो अपने बयान पर भड़के हुए नजर आ रहे थे, अपने बयानों में उन्होंने साफ तौर पर दिखाया था कि किस तरह से वो आक्रामक हैं। आज उनकी भाषा में थोड़ी मधुरता आई है और उन्होंने कहा है कि एक संवैधानिक संस्था है और हम इन संस्थाओं का सम्मान करते हैं, और इन संस्थाओं ने अगर नोटिस जारी किया है तो इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। हम कानून को सबसे ऊपर रखते हैं। ये तमाम बातें उनके द्वारा कही गई हैं। तो संजय राउत ने अब अपने बयानों में नरमी बरती है और लगातार उनके द्वारा ये बातें कही जा रही हैं। अब बड़ी बात यहां पर यह है कि वर्षा राउत को पहले भी 2 बार समन भेजा जा चुका है, लेकिन वो समन पर एक बार भी नहीं पहुंची हैं और हर बार उनकी तरफ से स्वास्थ्य का हवाला दिया जाता रहा है। आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि संजय राउत ने इस बार के अपने बयान में क्या कुछ कहा है। कम्युनिकेशन तो करना ही चाहिए, चाहे कितने भी मतभेद हो। ईडी जो है इस देश की एक संस्था है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। अगर कोई सरकार का कागज आता है तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं खुद लॉ मेकर हूँ, कानून को हम मानते हैं और हम ये भी मानते हैं कि इस देश में कानून सबसे बड़ा है। चाहे कानून को कोई अपने कब्जे में क्यों न ले या दबाव में क्यों न ले, फिर भी हम लोग कानून को मानते हैं और कानून को मानेंगे, कानून का आदर भी करेंगे। जो बात हमको जनता के सामने रखनी थी वो मैंने कल की पत्रकार परिषद यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने बता दी। और भी बहुत बातें मेरे पास है, वो भी मैं धीरे धीरे बता दूँ। तो संजय राउत ने कहा है कि काफी बातें हैं मेरे पास जो कि मैं धीरे धीरे बता दूंगा, लेकिन मैं कानून का सम्मान करता हूं, इसलिए इस तरह के नोटिस का जवाब हमें देना होगा। और अभी उन्होंने कहा है कि 5 जनवरी तक का हमने समय मांगा है। आपको बता दें कि शिवसेना के सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को बैंक घोटाला मामले में ये समन जारी किया गया है। और इस मसले पर चर्चा के लिए राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जी इस समय फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, क्या लग रहा है, वर्षा राउत को समन मिलना क्या किसी राजनीति से प्रेरित है? क्योंकि लगातार संजय राउत की तरफ से तो यही बात कही जा रही है कि राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना से की गई ये कार्रवाई है। जी बिल्कुल मैडम, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से संजय राउत की वाइफ वर्षा राउत को ईडी का नोटिस मिला है और ये 3rd टाइम है जब उनको ईडी ऑफिस बुलाने के लिए नोटिस आया है, लेकिन इस चीज से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से संजय राउत बेबाक टिप्पणी करने के लिए और कई बार बड़ी विवादास्पद टिप्पणी करने के लिए जाने जाते हैं और वो लगातार सरकार और विपक्षी दलों पर हमलावर रहते हैं, तो इस चीज से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं उनका मुंह बंद करने के लिए भी ये एक कोशिश हो सकती है। क्योंकि ईडी और सीबीआई का हमने देखा राजनीतिक लोगों पर जब भी उपयोग हुआ है तो वो राजनीति से प्रेरित हुआ है। और तो क्या वो अपनी इस चाल में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से संजय राउत कल तक आक्रामक थे, आज उनकी भाषा में काफी मधुरता आ गई है और वो कह रहे हैं कि हम कानून का सम्मान करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब भी किसी नेता के ऊपर सीबीआई या ईडी का शिकंजा कसा जाता है तो कहीं न कहीं अपनी राजनीति भूलकर लाइन में आ जाता है और यही चीज संजय राउत के साथ है। क्योंकि उनको मालूम है कि ईडी और सीबीआई के रिकॉर्ड में उनका नाम जाना या उनकी वाइफ का नाम जाना ये कोई आसान काम नहीं है इनके चंगुल से निकलना, तो उन्हें अपनी भाषा पे भी
कंट्रोल करना पड़ेगा और सोच समझकर आगे से स्टेटमेंट देने पड़ेंगे। लेकिन संदीप चौधरी जी, इस बात को मान भी लिया जाए कि ठीक है, थोड़ा दबाव की राजनीति खेलते हुए इस तरह की कार्रवाई हुई है, लेकिन पहले भी वर्षा राउत को 2 बार नोटिस जारी किया गया है। ईडी की तरफ से पहले भी 2 बार समन भेजा गया है। उस समय क्यों किसी ने कुछ नहीं कहा और अचानक से इस बार जो नोटिस भेजा गया तो इस पर इतना हल्ला मचा दिया गया? देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, पहले भी इस चीज का जिक्र आया था मीडिया में, लेकिन 2 बार चूंकि वो पेश नहीं हुई है ईडी के सामने, इसलिए तीसरा नोटिस है। और तीसरे नोटिस के बाद फिर ईडी कोई सख्त कार्रवाई कर सकती है जिसमें गिरफ्तारी तक की बातें आ सकती हैं। इसलिए इस बार तीसरा जो नोटिस है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये मान लिया जाए कि संजय राउत जिस तरह से सामना में बातें लिखते हैं उसका ये नतीजा है। कई बार चीन के मसले को लेकर वो तमाम बातें कह चुके हैं। इसके अलावा देश में फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है, सामना में अक्सर वो निशाना साधते रहे हैं प्रधानमंत्री पर। क्या उन्हें डराने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई? बिल्कुल, संजय राउत का मैंने बताया आपको कई बार, बड़ी विवादास्पद टिप्पणी वो कर देते हैं और हमेशा मोदी सरकार पर और केंद्र सरकार पर वो आक्रमण करते रहते हैं और मोदी जी तक को वो नहीं छोड़ते हैं। तो कहीं न कहीं इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि संजय राउत को नकेल डालने के लिए भी इस तरीके के फैसले हो सकते हैं। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी होगी कि दाल में कहीं ना कहीं काला होता है, तभी इस तरीके से आप किसी को नोटिस दे सकते हो, मुझे और आपको नोटिस नहीं आ सकता। तो इस बात में भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, चाहे प्रत्यक्ष रूप में चाहे अप्रत्यक्ष रूप में, वर्षा जी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा रोल है जो ईडी के पास कोई ऐसा लिंक है, कोई ऐसा प्रूफ है जिसके बेस पे उन्हें ये नोटिस भेजा गया है। आज की प्रेस वार्ता में संजय राउत कहते हुए नजर आए थे कि मेरे पास बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि हंगामा मचा सकती हैं और मैं समय आने पर धीरे धीरे इन बातों का खुलासा करूंगा। क्या कहना चाहते हैं वो? ऐसी सरकार के कौन से राज हैं उनके पास जिसे वो खोलना चाहेंगे? देखिए मैं आपको बता दूं, हाल ही में आपने देखा था रिया चक्रवर्ती वाला मामला था। जब रिया चक्रवर्ती को पकड़ा गया तो उस केस में भी ये था कि कई ऐसे बड़े नाम सामने आ सकते हैं और हमारे सामने कई बड़े हीरो हीरोइनों के नाम आए भी थे, उनमें दीपिका पादुकोण भी एक थी। तो इसी तरीके से अगर ये चीजें निकल के बाहर आती हैं तो नेताओं के पास एक दूसरे की बड़ी कमजोरियां और बड़ी ऐसी चीजें होती हैं जो पब्लिक में आकर तहलका मचा सकती है। अगर संजय राउत का मुंह खुला, उनके पास ऐसा कोई एविडेंस या ऐसा कुछ प्रूफ किसी दूसरे पॉलिटिशियन के प्रति हुआ तो वाकई एक बार हंगामा हो सकता है। लेकिन संदीप जी, राजनीति अपनी जगह है, इस तरह की संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना, ये किस दिशा में हमारे देश की राजनीति जा रही है, किस स्तर पर ये राजनीति पहुंच रही है कि अपनी द्वेषपूर्ण भावना के तहत इन संस्थाओं का इस्तेमाल करना, क्या ये जायज है? देखिए हमारे देश की राजनीति का अगर आप बात करें तो लेवल लगातार गिरा है। न केवल इस मामले में आप देखिए कि ईडी और सीबीआई को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, हमारे देश की राजनीति का इस चीज में भी लेवल बहुत ज्यादा गिरा है कि कहीं कोई आंदोलन होता है तो उसको कभी आतंकवादी आंदोलन बताने की कोशिश की जाती है, कभी उसको शाहीन-बाग से जोड़ा जाता है, कभी पाकिस्तान से जोड़ा जाता है, कभी चाइना से जोड़ा जाता है। तो ये चीजें वक्त वक्त पर जो सरकारें रहती हैं वो अपने हिसाब से तय करती है मानदंड क्या रहना चाहिए, क्या उनके लिए ठीक है, जो सरकार के लिए ठीक होता है सरकार उस तरीके से काम करती है। संदीप जी, आखिरी सवाल है, क्या लग रहा है संजय राउत की मुश्किलें आने वाले दिनों में और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं? दबाव की ये राजनीति क्या काम कर जाएगी उन पर? देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, डिपेंड करता है कि एविडेंस के ऊपर। अगर वर्षा राउत के खिलाफ कोई एविडेंस, कोई प्रूफ मजबूती से मिले हैं तो वाकई इस बात में कोई दो राय नहीं कि संजय राउत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन अगर कोई सॉलिड प्रूफ ईडी के पास नहीं है तो जिस तरीके से पहले बहुत सारे नेताओं के नाम सामने आए, उनके स्टेटमेंट लिया जाएगा, स्टेटमेंट नोट किया जाएगा और फिर चीजें गुम हो जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि वर्षा राउत को जो समन भेजा गया था, अब उन्होंने समय मांगा है 5 जनवरी तक का। 5 जनवरी के पहले वो पेश नहीं हो पाएंगे और स्वास्थ्य का हवाला एक बार फिर से उनकी तरफ से दिया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।